आप सभी का स्वागत है स्पेशल रीड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी लुसेंट सामान्य ज्ञान। इसमें सब्जेक्ट है भूगोल और टॉपिक है पृथ्वी का सौरिक संबंध। पिछले वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड, ग्रह इत्यादि के बारे में पढ़ लिया है और आगे चलते हैं हम लोग आज सूर्य का सौरिक संबंध। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संक्रांति, कर्क संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। संक्रांति। संक्रांति किसे कहा जाता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य जो उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ जाता है तो उसे कहते हैं संक्रांति। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ से चलते चलते दक्षिण की तरफ आया मुँह, यहाँ से बढ़ते बढ़ते धीरे 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 यहाँ तक आ गया दक्षिण की तरफ, तो इसे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। तो जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून। मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो कर्क रेखा पे 21 जून को होता है लंबवत और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। विषुव। यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो विषुव यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती और दिन और रात क्या होती है? बराबर होते। पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती तो क्या होता है? दिन व रात बराबर होती है। जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें तो दिन व रात बराबर होती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है। तो कब दिन व रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं कब? 21 मार्च। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दिन व रात संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होते हैं। इसे क्रम से शरद विषुव कहा जाता है। तो क्रम से शरद एवं बसंत विषुव कहते हैं। इसे शरद और बसंत विषुव भी कहा जाता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश कब 12 घंटे से अधिक प्राप्त करता है? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। तो हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम लोग के यहाँ भी यही स्थिति है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे का या अधिक समय का होता है। तो दक्षिण ध्रुव पर क्या स्थिति है? 21 मार्च सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। वहीं वहाँ पे उल्टा हो जाता है। जब 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करते हैं। दक्षिण गोलार्ध के अंत में जो है 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त करते हैं वहाँ के लोग। और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने
तक दिन रहता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। तो 6 महीने का दिन व 6 महीने का रात्रि रहता है इसी कारण। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है, दिन बड़े व रातें छोटी होती है। वहीं उसके विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का दिन व रातें होती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रातें छोटा बड़ा होता है। तो नोट में कुछ दिए हुए हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा होता है। तो दिन व रात छोटा कैसे होता है, होने के कारण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। सूर्य ग्रहण, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो मैं यह समझा देती हूँ। सूर्य ग्रहण, जब कभी भी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है। तो कब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है और ये हमारे चांद्र है, चंद्रमा है। तो सूर्य यानी हमारा सूर्य और चंद्रमा यहाँ है और यहाँ पृथ्वी, तो बीच में क्या आ गया, चंद्रमा। तो चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग समझे कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, और जब पूरा सूर्य डूब जाता है तो उसे छिप जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का दिन ही होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन ही होता है। फिर चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। तो जैसा अभी हम लोग समझेंगे इसको, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सन है, सन, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी बीच में है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, और मान लीजिए यहाँ हमारा चंद्रमा है, चंद्र है, तो यहाँ पे सन है, सूर्य। एक सेकेंड आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे पृथ्वी, और यहाँ पे मून है हमारा यानी चंद्रमा। तो सन, अर्थ, यश, अर्थ, फिर मून है यहाँ पे। तो क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। तो सूर्य की जो रोशनी है
चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी उसे ढक देगी तो चंद्रमा पर उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। तो इसे क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये आ गई। चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो फुल मून के दिन क्या होगा? चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन, यानी फुल मून की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 का अंतर होता है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 5 का अंतर होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 बार ही लग सकता है। सूर्य ग्रहण के क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। तो चंद्र ग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण आंशिक और पूर्ण होता है, उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है। फिर है समय का निर्धारण। वहाँ आप लोग समझ गए होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट है समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पृथ्वी जो है किस तरह घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। फलतः ग्रीनविच से पूर्व की और बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है। तो प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट का समय बढ़ता है? 4 मिनट का। तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट का घटता है, और वहीं पश्चिम जाने पर 4 मिनट का समय घटता है और पूर्व जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। नोट में कुछ दिए हुए उसे हम लोग समझ लेंगे, पढ़ भी लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं इसको। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी यानी 1884 में ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्या माना गया और इसे ग्रीनविच मध्या का नाम दिया गया। और इसे क्या नाम दिया गया? ग्रीनविच मध्या का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्या को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की संख्या की जाती। तो इस समय जो है ग्रीनविच मध्या को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। तो ग्रीनविच मध्या किसको माना गया? लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्या माना गया। तो इसको क्या माना गया? जीरो मानकर यहाँ से समय का निर्धारण होता है। शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसमें दिए हुए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। फिर है ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। और ग्रीनविच देशांतर तथा देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। तो ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने का अंतर होता है? 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर यानी 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो, तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्यरात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती है।
जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है। तो आप लोग को समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। To travel to east, 1 day more the to west. Travel to west, 1 day less. वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर एवं अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी जा गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बोरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? आर्कटिक सागर, बोरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 में याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। नोट में कुछ दिए हुए बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। फिर है समय जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया जाता है। तो विश्व को जो है 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया। तो इसको किस तरह से विभाजित किया गया? 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रत्येक जोन जो है कितने डिग्री के बराबर होता है? 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्बोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नॉर्बोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। 3 स्थानों से होकर ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रत्येक देश का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। तो मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इलाहाबाद जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से हो गुजरती है के समय को मानक समय माना गया। तो भारत में किसको मानक समय माना गया है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे, तो 5 घंटा आगे रहता है। तो जब ग्रीनविच मीन टाइम पर जब 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजेंगे, तो भारत में कितना बजेंगे? 5:30 बजे शाम हो जाएंगे। यानी 5.5 घंटा का अंतर होता है ग्रीनविच मीन टाइम से। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इसके आगे नोट में कुछ दिए हुए उसके भी पढ़ लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग।
कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई। तो इसमें कुछ दिए हुए, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था है। एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था है। तो यहाँ तक आप लोग अब समझिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ। विषुवत रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा है, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से क्या होती है? बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो इसमें नहीं चर्चा करेंगे विशेष। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर कटिबंध, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया, इसे कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। तो 4 भाग है। फर्स्ट है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, फिर है ध्रुवीय कटिबंध। तो हम लोग बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। तो इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। तो हम लोग उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। तो उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। तो उष्ण कटिबंध में क्या होता है? 2 बार सूर्य जो है शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंध का मौसम सदैव गर्म रहता है और सूर्य जो है शीर्ष पर 2 बार चमकता है। वहीं उपोष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो उपोष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। फिर है शीतोष्ण कटिबंध, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता। तो यहाँ जो है सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की जो किरणें वह तिरछी होती है। यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में ताप हमेशा कम रहता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी रहती है। वहीं ध्रुवीय कटिबंध में पोलर जोन में 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ध्रुवीय कटिबंध में पोलर जोन में क्या स्थिति रहती है? 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज तक इतना ही रहेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इतना ही है, आज इतना ही रहेगा। तो हम लोग आज पढ़े पृथ्वी का सौरिक संबंध, इसके बारे में पढ़े।